Hi friends and my dear students, how are you? Please tell me in comment boxes. I hope that you will be good feeling these times. I am Amlit sir and I am fine. Welcome my friends and student in this our YouTube channel परिवर्तन एकेडमी जखानिया. परिवर्तन एकेडमी जखानिया रसायन विज्ञान कक्षा 12 लेसन फर्स्ट सॉलिड स्टेट में आपका स्वागत करता हूं. तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में रसायन विज्ञान कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर परिचर्चा किया गया था, सिलेबस पर डिस्कशन किया गया था, जिसमें यह बात किया गया था कि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के 2 पार्ट होते हैं. पार्ट फर्स्ट में 9 लेसन कवर करना है, पार्ट सेकंड में 7 लेसन कवर करना है. तो जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हमारा पहला लेसन है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था. उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. तो आइए देखते हैं. केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड पे पढ़ा जाएगा और लेसन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे यानी ठोस अवस्था, इंग्लिश में बोले तो सॉलिड स्टेट. तो आपको बता दूं कि जो सॉलिड स्टेट है ये कहाँ से आया है. वैसे आप जानते भी होंगे ठोस अवस्था एक द्रव्य की अवस्था होती है. तो ठोस अवस्था कहाँ से आया है या कहाँ से लिया गया है, आइए पहले इस पर कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं. पहले हम लोग पढ़ें द्रव्य के बारे में. द्रव्य इसको एक और नाम से जाना जाता है, पदार्थ के नाम से. इंग्लिश में बोले तो मैटर. द्रव्य क्या है, मैटर क्या है? जिससे मिलकर संपूर्ण संसार या जगत बना हुआ है उसे द्रव्य कहते हैं. या फिर कह सकते हैं कि जिस वस्तु से मिलकर संपूर्ण संसार या जगत बना है उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं. द्रव्य को पहचानने के लिए कुछ इसके गुण हैं कि प्रत्येक द्रव्य का एक निश्चित द्रव्यमान होता है. किसी वस्तु का द्रव्य उसका द्रव्यमान कहलाता है. तो प्रत्येक द्रव्य का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसका कुछ भार होता है, उसका कुछ आयतन होता है. प्रत्येक द्रव्य स्थान घेरते हैं और इस द्रव्य का हम लोग अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर लेते हैं. द्रव्य का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर लेते हैं. तो द्रव्य का डिफिनेशन हुआ. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल जो होंगे इसके लोहा, सोना, टीन, रबर, प्लास्टिक, धूल, कण, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, रेत, वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी यानी कि हमारे संसार में जितने भी चीज, जितने वस्तुएं, जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं सब के सब द्रव्य होंगे. लेकिन इनको भौतिक अवस्था के आधार पर 18 भागों में डिवाइड किया गया है. लेकिन हम 5 अवस्था के बारे में इसमें जिक्र करेंगे. हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से तीन अवस्था दिया है, लेकिन हम लोग 5 अवस्था के बारे में जिक्र करेंगे. देखते हैं. द्रव्य की अवस्था, अगली हेडिंग हमारी है द्रव्य की अवस्था.
स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था। तो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे द्रव्य की अवस्था। एक बार बेसिकली आपको बताया जा रहा है। पहला जो है ठोस अवस्था, दूसरा, पहला जो है ठोस अवस्था, दूसरा द्रव, ठोस अवस्था के अंग्रेजी सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था की जो इंग्लिश है लिक्विड, लिक्विड स्टेट, और तीसरा जो है वह गैस अवस्था, गैस स्टेट, और जो चौथा है वह प्लाज्मा, प्लाज्मा, और जो पांचवा है, पांचवा जो है वह बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEC के नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में सामान्य परिभाषा देख लेते हैं एक बार। ठोस अवस्था जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, ठोस अवस्था कहलाता है। ईंट, पत्थर, कंकड़, लोहा, सोना, चांदी, ठोस उदाहरण। द्रव अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसको जिस पात्र में हम लोग रखते हैं ना, तो उसका यह आयतन ग्रहण कर लेता है, यानी आकृति ग्रहण कर लेता है। यानी कि 1 लीटर दूध को अगर हम लोग कुछ इस प्रकार के आकृति में अगर रखें, आकृति वाले या आकार वाले बर्तन में रखें, कोई गिलास है, कोई एक पतला सी पाइप है, पतली सी पाइप है, कोई एक हमारे पास कुछ इस प्रकार का बर्तन है, इस प्रकार का, तो अगर इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता मान लेते हैं 2 लीटर, इसका क्षमता 3 लीटर, इसकी क्षमता भी 3 लीटर, और एक प्लेट ले लेते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं, तो प्लेट की क्षमता जो है वह 1 लीटर की, और 1 लीटर दूध लेकर सब में अगर रख दिया जाएगा तो 2 लीटर का है तो इतना भरेगा, आधा भरेगा, इसका 3 लीटर का है तो इतना भरेगा, 1/3 भाग भरेगा, और ये भी 3 लीटर का तो इतना भरेगा, ये 1 लीटर का तो पूरा भरेगा। तो मतलब कि सबका कैपेसिटी तो 1-1 लीटर है, 1-1 लीटर है, लेकिन उनका आयतन सबका समान है, लेकिन आकृति तो या आकार तो बदल गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था जिसका आयतन निश्चित रहेगा, सब में 1-1 लीटर भर दीजिए, आयतन निश्चित रहेगा, लेकिन उनकी अगर आकृति देखा जाएगा तो अलग 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 रहेगा। तीसरा हमको पढ़ना है गैस अवस्था। सामान्य डिफिनेशन क्या है गैस अवस्था का? जिसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होगा, और गैस को जिस पात्र में रखते हैं उसका रूप धारण करेगा, लेकिन गैस को रखने के लिए एक बंद बर्तन की जरूरत होती है। जैसे इनका उदाहरण गैस का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हीलियम, नियान, जिनान, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब जो गैसेज हैं, अक्रिय गैसेज हैं, और भी कुछ गैसेज जैसे कि सामान्य गैसेज, ऑक्सीजन। तो सभी प्रकार के जो गैस होते हैं या फिर गैसों के जो मिश्रण होते हैं वो आ जाते हैं किसमें? गैसीय अवस्था। उनका अवस्था गैसेस होता है। एक आता है कौन सा? प्लाज्मा। ये हमारे द्रव्य का कौन सा अवस्था है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है?
यह द्रव्य की चौथी अवस्था है। इसमें किसी पदार्थ की परमाणुओं को इतना गर्म कर दिया जाता है, इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो अपने आयनिक अवस्था में आ जाते हैं। प्लाज्मा के जो परमाणु होते हैं इनको इतना गर्म कर दिया जाता है कि ये अपने आयनिक अवस्था में आ जाते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की पांचवा अवस्था। इसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ को या कोई पदार्थ है उनके जो परमाणु होंगे वह भिन्न भिन्न गति से गतिमान होते हैं। कोई पदार्थ है उसके अंदर के जो परमाणु होते हैं भिन्न भिन्न गति से गतिमान होते हैं, लेकिन इनको इतना ठंडा कर दिया जाता है यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी -273.15 सेंटीग्रेड के ताप को, इसी को हम लोग बोलते हैं परम ताप या परम शून्य ताप। इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग उसको ठंडा कर देते हैं तो उसके परमाणु सब आपस में जुड़ जाते हैं और एक सुपर एटम का निर्माण करते हैं। तो ये होता है क्या चीज, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन अब विस्तार से इसके बारे में जानेंगे हम लोग। जैसे ठोस अवस्था, इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे औरुगत्की सिद्धांत के आधार पर। सबको बारी बारी से अब हम लोग पढ़ लेते हैं। एक सामान्य डिफिनेशन हो गया, बारी बारी से पढ़ लेते हैं। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के जो अणु होते हैं आपको पता है कि बहुत पास होते हैं, बहुत पास। द्रव के जो अणु होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। तो अणुगत्की सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर रहेगा हेडिंग कि अणुगतिकीय सिद्धांत के अनुसार द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर अणुगतिकी मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं अणुगतिकी सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद जिक्र करेंगे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठोस क्या है? तो ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। इनके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, मतलब इनके जो अणु हैं इनके बीच में जो रिक्त स्थान है बहुत कम होते हैं। तो ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, इनके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है। और इनके अणुओं के बीच में जो लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल होते हैं या लगने वाला जो अंतराणविक बल होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक लगते हैं, जिसके कारण यह दृढ़ कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल, इसको दबाने पर दबते नहीं है, बल्कि लगाए गए वायु बल का ये लोग विरोध करते हैं। तो हम जान गए अणुगतिकी सिद्धांत के आधार पर कि ठोस के जुड़े होते अणु होते हैं बहुत पास होते हैं। इसके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है, स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। इनके अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराणविक आकर्षण बल
बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ बात इसके बारे में जानें कि ठोस के जो अणु होते हैं अपने माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन कर सकते हैं, अगल बगल इधर उधर दोलन कर सकते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं इनका बहने का जो क्षमता होता है मतलब बहुत कम होता है, नगण्य होता है, 9 के बराबर। ठोस को अगर हम लोग किसी बर्तन में अगर रखते हैं तो उसका आकृति या आकार या उसका आकृति और आयतन ग्रहण नहीं करते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं इनका घनत्व तो जो होता है बहुत अधिक होता है। अगर द्रव और गैस के अणुओं की अपेक्षा देखा जाए तो इनके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इनका जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं में असंपीड्य गुण पाया जाता है, मतलब इनकम्प्रेसिबल। इससे हम लोग दबा नहीं सकते, किसी ठोस को दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं है और इनके अणु पास पास नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हम इनको दबा नहीं सकते हैं। तो असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल, यानी दबाने पर दबते नहीं है। ठोस के जो अणु होते हैं इनके घनत्व उच्च होते हैं, इसके बाद इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत निम्न होती है। चलिएगा इसके बाद द्रव के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल तो आप जानते हैं, ईंट, पत्थर, कंकड़ और सोना, चांदी, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब ठोस के उदाहरण हैं। और इसका PDF आपको जरूर मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, घबराइएगा नहीं। द्रव, द्रव क्या है? द्रव के अणु जो होते हैं वह ठोस के अणु की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। इनके अणु थोड़ा बहुत पास पास होते हैं, इनके अणु थोड़ा सा दूर होते हैं। इनके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है ठोस से अधिक। और गैस के अणु तो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि तीनों को लेकर चला जाए। द्रव के अणु ठोस के अणु की अपेक्षा दूर दूर, लेकिन गैस के अणु की अपेक्षा पास पास होते हैं। इसके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है ठोस से अधिक और गैस से कम। इनके बीच लगने, इनके द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वह ठोस से कम और गैस से अधिक। ठोस द्रव के जो अणु होते हैं उसमें बहने का गुण होता है, यानी कि द्रव के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे में फिसलते हैं। इस द्रव को किसी बर्तन में या फिर किसी पात्र में अगर रखा जाएगा तो उसका रूप धारण कर लेता है, उसकी आकृति या आकार के जैसा बन जाता है। द्रव में विसरण का जो गुण होता है ठोस से ज्यादा होता है। ठोस के अणुओं में विसरण का गुण ज्यादा नहीं होता है, फैलते नहीं है ज्यादा, लेकिन द्रव में विसरण का गुण होता है। जैसे एक गिलास पानी को अगर हम लोग कहीं गिरा देंगे तो उसमें वह बिसर जाएगा, नहीं फैल जाएगा थोड़ा, लेकिन गैस से कम होता है। गैस ज्यादा विशेष होती है, गैस के अणु बहुत ज्यादा, गैस के अणु में विसरण का गुण ज्यादा होता है और द्रव में थोड़ा कम और सबसे कम विसरण का गुण ठोस में। द्रव के जो उदाहरण है आपको बताया गया है कि दूध, जल, तेल, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ये सब क्या है? द्रव के उदाहरण। इसके बाद गैस पर आते हैं तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और जब इनके अणु दूर दूर होंगे तो इनके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होगा, जब इनके अणु दूर दूर होंगे तो इनके अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होगा वह ज्यादा होगा। इनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो नगण्य होता है, बहुत कम होता है। और गैस के अणु चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में मतलब बहने का गुण रखते हैं, किसी भी दिशा में बह सकते हैं। गैस को
रखने के लिए इसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए एक बंद पात्र की आवश्यकता होती है। गैस सिलेंडर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम जब विरोधित करते हैं, हिलाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन गैस के अणुओं को जब हम अधिक, कोई एक कंटेनर हमारे पास, मान लेते हैं कि एक कंटेनर हमारे पास है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस के अणु ऊपर से आ रहे हैं और भर रहे हैं इसमें, और जब हम इसमें गैस के अधिक से अधिक अणुओं को इसमें एंट्री कराएंगे तो उसके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान क्या होगा, धीरे धीरे कमी होगा, उनके अणु थोड़ा पास आएंगे। तो एक ऐसा समय आएगा कि इनका गुण बन जाएगा कैसा, द्रव के जैसा। तो जो गैस सिलेंडर होता है उसमें यही गुण होता है कि मतलब गैस के अणुओं को अधिक दाब देकर द्रव की अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर उनका टेम्परेचर कम करके उसे द्रव की अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है गैस को। तो कभी कभी सिलेंडर चलते समय इतना ज़्यादा उसमें के मॉलिक्यूल्स ऊपर निकलते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं नीचे दाब डालते हैं, तो ज़्यादा जब दाब डाल देते हैं तो गैस सिलेंडर जो होता है बर्फ जैसा जम जाता है, बर्फ के जैसा हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। चलिए ये तीनों का कंपेयरिंग हम लोग आज कर लिए। अणुगत के सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, चौथा अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वह द्रव्य की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा द्रव्य की वह अवस्था जिसमें किसी द्रव्य के परमाणु को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो अपने आणिक अवस्था में जाता है। यानी कि प्लाज्मा पदार्थ का चौथा अवस्था है, और प्लाज्मा में हम लोग क्या करते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें किसी द्रव्य के परमाणु को इतना गर्म कर दिया जाता है कि उसके जो परमाणु होते हैं आनित रूप में चले आते हैं। प्लाज्मा जब वह आनित स्टेट में चले आते हैं कुछ इस तरीका से कि जो परमाणु होते हैं कुछ पर निगेटिव चार्ज, कुछ पे पॉजिटिव, कुछ पे निगेटिव, कुछ पे पॉजिटिव, कुछ पे निगेटिव, कुछ पे पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। ये मतलब कि कोई द्रव्य है, उनके जो परमाणु है उनको इतना गर्म कर दिया जाता है, इतना गर्म कर दिया जाए कि वो अपने आणिक अवस्था में चले जाते हैं। यह अवस्था जो होती है प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। सिंपल सा डेफिनेशन कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें किस द्रव्य के परमाणु को इतना गर्म कर दिया जाए कि वह अपने आणिक अवस्था में चला आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। हमारे इस जगत में या संसार में 96% जो द्रव्य है वह प्लाज्मा अवस्था में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जब हम लोग उसको गर्म करते हैं तो आणिक स्टेट में आ जाता है। जब आणिक स्टेट में आते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वह विद्युत के सुचालक होता है। और प्लाज्मा एक गैसीय अवस्था है, लेकिन इसको जब हम लोग टेम्परेचर अधिक देंगे, गैसीय अवस्था है और आणित अवस्था है, जब टेम्परेचर अधिक देते हैं तो अपने आणिक रूप में चलाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ उदाहरण की, तो तारों में जो चमक उत्पन्न होता है वो प्लाज्मा के कारण होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पांचवा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोस इसका शॉर्ट नेम BEC भी है, BEC भी है। इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो हम आपको बताएं कि BEC यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवा अवस्था है। इसके बारे में एक पत्रिका में छपा है या हमारे बुक में कुछ दिया हुआ बातें कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। BEC कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले, यानी कि बात है 1920 की, बात है 1920 की, और दो साइंटिस्ट लोग मिलकर इस अवस्था के बारे में बात किए थे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट की बात किए थे, पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में बात किए थे। एक भारतीय गणितज्ञ जो वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस, तो उनके सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन तो मतलब भारतीय गणितज्ञ वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों लोगों ने मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट नाम दिए थे। तो नाम इन्हीं के लोगों के नाम से लिया गया है। ये सत्येंद्र नाथ बोस से बोस लिया गया और अल्बर्ट जर्मनी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों नाम जोड़ दिया गया बोस आइंस्टीन। और इसमें एक और नाम जुड़ा कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब होता है संघनन, मतलब कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ को इतना ठंडा कर दिया जाए कि आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करे। तो आपको बता दें इसके बारे में कि दोनों वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों लोग मिलकर 1920 में इस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और इसमें बताया गया कि किसी पदार्थ या किसी द्रव्य के जो परमाणु होते हैं वह अलग अलग गति से गतिमान होते हैं। परमाणु, नाभिक, बाहर कक्षक, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8। तो मतलब कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो अलग होगी, दूसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो अलग होगी। तो बताया था क्या चीज, सुनिए, किसी द्रव्य के जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वो अलग अलग गति से गतिमान होते हैं। किसी द्रव्य के जो परमाणु होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अलग अलग गति से गतिमान होते हैं और जब उन्हें 0 केल्विन के टेम्परेचर पर या फिर -273.15 सेंटीग्रेड के ताप को हम लोग परम ताप कहते हैं, परम शून्य ताप इसी को कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि परम शून्य ताप क्या है, तो 0 केल्विन या फिर -273.15 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। यानी कि जब किसी पदार्थ के परमाणु को हम लोग
273.15 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन के टेम्परेचर पर क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो वो सभी परमाणु आपस मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण कर देते हैं, जिससे हम लोग सुपर एटम यानी सुपर परमाणु कहेंगे।